हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर करेक्शन अभी बाकी है कि पार्ट टू में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। देखिएगा, मैं आपके साथ जो है बैंकिंग स्टॉक से संबंधित जो एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने आपको वो रीजंस दिए थे कि क्यों बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अभी पेन जो है आ सकता है। देखिएगा, मैं अभी आपको एक खबर दिखाता हूं सबसे पहले। हालांकि वो खबर इंडिया की नहीं है, ये खबर है गोल्ड जिम से संबंधित। ये यूएस का गोल्ड जिम चेन है जिसकी कुछ ब्रांचेस इंडिया के अंदर भी है। इट हैज अराउंड 700 जिम वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग अंडर द ब्रांड, मोस्ट ऑफ विच आर फ्रेंचाइजी। हालांकि वो ज्यादातर फ्रेंचाइजी है। गोल्ड जिम, हो सकता है आप में से कुछ लोग गए भी हों। गोल्ड जिम हैज फाइल्ड बैंकरप्सी प्रोटेक्शन अंडर द चैप्टर 11 ऑफ द कंट्रीज बैंकरप्सी कोड। ये यूएस का कंट्री कोड है। द कंपनी सेड इन ए स्टेटमेंट ऑफ मे 4 दैट द मूव has been taken to effort to facilitate the financial restructuring of the company. Business across the world have been hit by the lockdown contained the spread of COVID-19. The gym is a common example of enterprises that has remained shut during that period. तो मैं आपको एक सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि ये जो जिम बंद हो रहा है, ये जिम यहाँ पर अकेला बंद नहीं हो रहा है, ये जिम इंडिया में भी बंद हो रहे हैं, इंडिया के बाहर भी बंद हो रहे हैं। तो देखिएगा, जहाँ पर रोजमर्रा के काम होते थे उन सब जगह पर प्रॉब्लम जो है लॉकडाउन खुलने के बाद पता चलेगी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मैं आपको वही बात करता हुआ आ रहा हूँ। अब बैंकों ने ये रोजमर्रा वाली जो चीजें हैं इनको दिया हुआ है लोन। अब लोन की इनको रिकवरी में होगी प्रॉब्लम। अभी तो चलो मोरेटोरियम पीरियड्स में बहुत सारे लोन, तो लोन का जब भांडा फूटेगा, जो एनपीए आएंगे इनके, तो इनकी बैलेंस शीट को ड्रास्टिकली डैमेज करेंगे। और इसी वजह से ये रोज जो है आरबीआई के गवर्नर से जो है गुहार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि हम बैंकों को बचाया जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक बचेंगे नहीं, बैंक बचेंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बैंक जो है गवर्नमेंट बर्बाद नहीं होने देती। लेकिन बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि बैंक एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के पर्पज के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट में कमी आना भी जो है वो शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आएगा। और उनको जो है बिल्कुल भी पसंद ना आने की वजह से वो उन शेयर्स को बेचकर निकल जाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि जब हम किसी चीज़ के कुछ पैसे देते हैं तो हम उससे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न उम्मीद करते हैं कि भाई वो उतने रुपए की ईपीएस देगा। अगर प्रॉपर्टी किराए पे देते हो तो आप उम्मीद करते हो कितना किराया मिलेगा। अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो वहाँ पर आप इंटरेस्ट लेते हो। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो तो दो चीज़ों के लिए लेते हो। एक तो लेते हो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कि उसकी कीमत बढ़ेगी, और दूसरा डिविडेंड। हालांकि डिविडेंड आज की डेट में गौण है, सेकेंडरी है। बेसिकली कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो प्राइमरी पर्पज होता है किसी भी शेयर को खरीदने के पीछे। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रोथ होएगी नहीं, अर्निंग आएगी कम, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो अंडरलाइंग असेट्स है, यानी कि हमारे केस के अंदर शेयर प्राइस, उसकी वैल्यू कम होती हुई आपको नजर आएगी। और यही रीजन है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर पेन सबसे ज्यादा है, इसीलिए इनके अंदर जो है गिरावट आनी शुरू हो गई है। और ये गिरावट जो है तेजी के समय से भी बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में जितनी तेजी बाकी शेयर्स में हुई, उतनी बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर नहीं हुई। ये एक हाई बीटा सेगमेंट है। अगर आप इसकी बात करें तो अब देखिएगा यहाँ पर भी, अब मैं अगर इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो इसका 52 वीक का जो लो है वो 286 रुपीज़ है, और 52 वीक का हाई जो है 827 है। यहाँ पर ये बीच में चल रहा है, ये 400 रुपए के लेवल पे ना आके बाउंस कर रहा था। ये पिछले महीने भी, जब हम अप्रैल की बात कर रहे थे, अप्रैल में भी इसने एक दिन 400 रुपए के आसपास के 401 402 के रेट लिए थे और बाउंस कर गया था। कल भी 400 रुपए इसने तोड़ा था, 400 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दी थी। यानी कि जो क्लोजिंग थी वो प्रीवियस क्लोज भी जो था वो क्या था, वो 402 रुपए था। देखिएगा, तो ये 400 रुपए को मेंटेन कर रहा था। आज इस शेयर ने 418 रुपए तक के भी हाई मारे हैं। हालांकि क्योंकि जब बाजार खुला तो लोग पॉजिटिव मोड में इसको ट्रेड कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड के अंदर अच्छे बाजार थे। डाउ जोन्स भी जो है तेजी के साथ था। हालांकि डाउ जोन्स अभी भी 350 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो डाउ जोन्स में गिरावट नहीं थी। सारे यूरोप के बाजार तेज थे, आज एशिया के भी बाजार तेज थे, लेकिन केवल अकेला जो है हम जो है कमजोर थे, और कमजोरी का मुख्य कारण था बैंक। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो हमें ये लगता है कि जो 286 के जो प्राइस हैं
ये आ जाएंगे आने वाले अगले 2 से 3 महीनों के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे के भी प्राइजेस आ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा पेन मुझे पर्सनली नज़र आता है। ठीक है जी, आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, ये मैं वीडियो में पहले ही डिस्क्लोजर के रूप में बताता हूँ। दूसरी बात देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक, इस बैंक के अंदर ना गिरावट नहीं आती थी। मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, और आपको सिंपल सी बात बता दूं मैं, क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स के मेरे पास खुद शेयर्स हैं, उनको मैंने आपको कहा कि मैं बेच नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैंने अपने जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जो मुझे भी पता है कि डैमेज हो सकता है, उनके कुछ हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मैंने डेरिवेटिव के अंदर लिए हुए हैं। ये मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में भी बता देता हूँ। तो मेरे पास कुछ जो है हेजिंग जो है, मैंने अपने बैंकिंग के जितना मेरा पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंगली जो है मैंने परफेक्ट हेज किया हुआ है, यानी कि जितने रुपए की वैल्यू है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने हेज कर रखा है। तो सिंपल सी बात ये है, क्योंकि मैं खुद बेरिश हूँ इस मामले में, और क्योंकि जो मेरे पास शेयर्स हैं मैंने उनके बारे में आपको बता भी दिया। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कि कोटक महिंद्रा बैंक को तो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी के अंदर कल जो कमजोरी थी वो इनिशियली थी, और आज मैंने जब देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दम टूट जाएंगे, ये भी ऊपर नीचे होंगे बहुत बार। अभी ये यहाँ से नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब जब ऊपर प्राइस जाएंगे तब तब जो है सेलर जो है एक्टिव हो जाएंगे। नीचे के प्राइस पे माल नहीं बेचेंगे, जो स्मार्ट इन्वेस्टर वो नीचे के प्राइस पे नहीं बेचेगा, लेकिन ऊपर जो है सारा माल चिपका के रिटेल इन्वेस्टर को उसके हाथ में थमा देगा, फिर प्राइस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और फिर तब हम जो है आप प्राइस को खिसकते हुए देखोगे। तो देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक एक दिग्गज बैंक है, और सबसे मुझे जो 2 बैंक सबसे मजबूत लगते हैं, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, उनमें से एक बैंक है। ये शेयर टूटने का नाम नहीं ले रहा था, कल भी जो है बहुत बड़ी गिरावट थी, उसमें भी कल ही खड़ा हुआ था, सबसे कम गिरा था ये। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद भी जो है इसने सबसे कम बैंक निफ्टी को गिराया था, लेकिन आज भी ये मजबूत खड़ा हुआ था। आज भी देखिएगा 1302 रुपए के हाई मारे हैं इसने, लेकिन गिरते 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 1225 रुपए तक के लो है। और यहाँ पे क्योंकि इसके हर नीचे की गिरावट में कुछ बायर आ जाते, क्योंकि एक दिग्गज बैंक है। और आप अगर आप यहाँ पे भी बात करेंगे तो ये जो शेयर है इसके अंदर भी जो है मैं आपको यही कहूंगा कि हर गिरावट पे जो है बायर थे, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने जिस तरीके से, आज मैंने आपको बताया डीआईज और एफआईज की सेलिंग हुई है, और मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर में जो है जारी रहेगी। अब देखिएगा अगला बैंक आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक 340 रुपए पे अटकता था, 340 रुपए से 3-4 बार बाउंस किया पिछले महीने, लेकिन इस बार 340 को नहीं मेंटेन कर पाया और 340 तोड़ दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही मंदे हो जाएंगे, हो सकता है अभी तो ये ऊपर फिर दोबारा से आए उन्हीं प्राइस को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ऊपर के प्राइसेस पे आएंगे फिर दोबारा से सेलिंग इनके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिएगा ये भी आज 348 रुपए के थे और 329 रुपए का लो, तो बिल्कुल लो पे ही बंद हुआ है अगर आप देखेंगे तो। ये तो एडजस्टमेंट है खाली, उस वजह से जो है आपको नजर आ रहा होगा 330। तो यहां पर भी आप देखिए गिरावट। उसके बाद देखिएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है वो 1305 रुपए के हाई, 738 रुपए के लो, तो मुझे भी यहां भी लग रहा है 52 वीक लो के आसपास जो जल्दी आ जाएगा ये। ठीक है, ये सारे आएंगे, लेकिन मुझे, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 महीने इन प्राइसेस में आ सकते हैं, और ज्यादा ही पैनिक हो गया तो हो सकता है इसी महीने भी आ जाए या अगले महीने में आ जाए। तो ये क्योंकि बैंकिंग के लिए जो पेन है वो हमें दिख रहा है, और वो सबको दिख रहा है, जो बैंक के इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे पहले दिख रहा है। तो इसीलिए देखिएगा यहाँ पर भी गिरावट जो थी तो 944 था, और ये तो जो शेयर है एक एक 2-2 रुपए टूटने में जान निकाल देता है। मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा संभाल के यही रखता था। अब ये बैंक निफ्टी क्योंकि वेट बहुत है इसका, क्योंकि आप देखिएगा 5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटल है, यानी कि 5 लाख करोड़ की तो मार्केट कैप है इसकी। तो क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट कैप वाला बैंक है, तो इसमें तो 2 रुपए भी मूव होते हैं तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इसको जो है मूव ही नहीं करने देते थे। तो देखिएगा इसमें हालांकि 11 रुपए की गिरावट आई है, कल 7-8% कल भी करेक्ट हुआ है। तो सिंपल सी बात ये है, 1100 रुपए के प्राइस थे, 1115 रुपए के प्राइस थे फ्राइडे को, और 1100-1500 रुपए मैंने जो है वहां पर देखे तो 911 रुपए आ चुका है। 1115 पे ट्रेड किया है काफी देर, 1115 का 16-17 पे भी ट्रेड किया है फ्राइडे को, और अब देखिए 911 रुपए, तो 100 रुपए टूट चुका है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से। अब ये इंडसइंड बैंक, ये लॉस मेकिंग बैंक है, इसकी तो बात ही ना करो। तो इसने हालांकि 235 रुपए से मूव अच्छे दिए हैं, आज भी डटने की कोशिश की है, आज भग के भी दिखा रहा था एक बार, लेकिन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो है उनको पता है कि दिग्गज जो है वो सेलिंग हुई है, तो दिग्गजों ने सेलिंग करी आज, मतलब जो सेलिंग हुई है वो एफआईज या डीआईज की हुई, तो इसलिए संभाल नहीं पाया है ये। उसके बाद देखिएगा ये है गोल्डमैन सैक। तो गोल्डमैन सैक जो है आप लोग वैसे भी जानते हो, ये यूएस का जो है इन्वेस्टमेंट बैंक भी और बाकी बैंकिंग एक्टिविटीज में भी काम करता है।
अब देखिएगा, मैं ये जो शेयर है ये केवल आपको प्राइस दिखाने के लिए डॉलर के अंदर प्राइस है, ध्यान रखिएगा। और ये 62.18 बिलियन की जो मार्केट कैप है। तो हमारे किसी भी बैंक से इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये HDFC बैंक से भी 10 गुना से ज़्यादा बड़ा मिलेगा आपको। तो सिंपल 10 गुना नहीं तो 6-7 गुना ये बड़ा है। तो अब समझिएगा, मैंने आपको ये शेयर इसलिए दिखाया है कि ये गोल्डमैन सैक आप भी जानते हो कि इंडिया में भी आपने बिजनेस चैनल सुनते हो तो बड़ा नाम सुना होगा। इसकी पी रेशियो देखिएगा 9.82 है, सबसे खास बात जो बता रहा हूँ। और इस शेयर की ना बुक वैल्यू 268 है, शेयर का प्राइस बुक वैल्यू से नीचे है और शेयर केवल 9.82 की बुक वैल्यू पर। अगले साल उनको भी पता है कि प्रॉब्लम आएगी, तो नेक्स्ट ईयर की भी पी रेशियो देखोगे तो 13.32 है, यानी कि 13.32 की पी रेशियो पर चल रहा है गोल्डमैन सैक्स। ये ध्यान रखिएगा, मैं क्योंकि अब इंडियन बैंक्स के साथ इसको कंपेयर करूंगा। अब देखिएगा ये 13, यानी कि बुक वैल्यू। अब ये देखिएगा अगला है अमेरिकन एक्सप्रेस, इसका नाम तो आपने भी सुना होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस की बुक वैल्यू जो है 26 है, ये बहुत दिग्गज बैंक है अमेरिका का। और ये दोनों के दोनों डाउ जोन्स की कंपनियां हैं, यानी कि जो अमेरिका की टॉप 30 कंपनियां हैं उनके अंदर ये शामिल है। ध्यान रखिएगा, जो डाउ जोन्स का 30 का इंडेक्स है, ये दोनों कंपनी जो मैंने अभी डिस्कस की, अमेरिकन एक्सप्रेस भी और गोल्डमैन सैक्स। अब ये 26 की जगह 88 रुपए में ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुक वैल्यू से 3 गुना काम कर रहा है। पी रेशो 27 की है अगले साल की, और इस साल की पी रेशो 13.41। क्या इनसे भी बड़े हैं हमारे बैंक? क्या इनसे ही बड़े हैं? नहीं, लेकिन हमारे बैंकों को इनसे ज्यादा पी रेशियो मिल रही है, ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू। रीजन एक था क्योंकि इंडिया में पब्लिक बहुत थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर पेनिट्रेशन बहुत होगा। तो जब आपको इतनी बेहतरीन कंपनियां अमेरिका में ही मिल रही होगी तो अमेरिकन इन्वेस्टर्स यहाँ की तरफ नहीं आएंगे और यहाँ से जो है कुछ सेल हो सकती है। और एक और बात बताऊं कि अरब कंट्रीज में जिस तरीके से ऑयल के प्राइस नीचे हैं तो उनके पास भी सरप्लस फंड्स नहीं है, तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट के भी जो सॉवरेजियन फंड्स हैं वो इंडिया में और सेलिंग करें, और जिसकी वजह से निफ्टी भी नीचे जो है आ सकता है। जब आप मेरे से पूछते हैं क्यों निफ्टी क्यों आ सकता है, तो मैं आपको जो है ग्राउंड्स बता रहा हूँ कि क्यों आ सकता है। अब देखिएगा, सुनिएगा, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ पी रेशियोज की। तो देखिएगा ये जो पी रेशियोज है ये, क्योंकि इसके कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट था 15 है, अगले की उम्मीद कर रहे हैं 10 आएगी, लेकिन अब ये 10 तब थी जब कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये आने की संभावना नहीं है क्योंकि अभी भी लॉस रिपोर्ट किया इन्होंने। तो ये जो शेयर है अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो इसकी बुक वैल्यू एक्चुअली यहाँ रिपोर्ट नहीं हो रखी, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 500 रुपये, सॉरी 300 रुपये के आसपास बनती है। तो 300 रुपये की जो बुक वैल्यू के आसपास ये शेयर बनता है। तो ये शेयर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि जिस तरीके की इसकी बैंकिंग के अंदर इसने लोन बांटा है, कोटक महिंद्रा, अब ये है दिग्गज बैंक। अब ये देखिएगा ये 27 की अगले साल की फॉरवर्ड पी पे 27 है, इस साल की भी 27 है। हालांकि अगले साल की 27 आने में हाथी घोड़े लग जाएंगे इनके, कितना हाथी घोड़े लगाएंगे तब आएंगे, तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम कितने तरीके की है। अब ये देखिएगा तो यहाँ पर 27 है, तो ये जो है ये आप देखिएगा अमेरिकन एक्सप्रेस की पी रेशो के बराबर। ICICI बैंक देखिएगा अभी 17 की, अगले साल की देखेंगे तो 21 की पी रेशो है, राइट। तो अब देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू के एंगल से भी देखेंगे तो भी इसी तरीके से HDFC बैंक देखिए, तो HDFC बैंक जो है अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो 250 रुपये के आसपास है, 230 240 है, तो अभी भी 3 गुना है अपनी पी रेशो से। वो सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू देखिएगा इसकी भी पी 29 है। तो आप ये देखिएगा बेशक से हमारे दिग्गज बैंक है, लेकिन ये सस्ते वैल्यूएशंस पर नहीं है अभी भी, यानी कि जो प्राइस अभी भी है। और ये इसमें प्रॉब्लम है एसेट्स क्वालिटी की, इसलिए इसकी पी रेशो कम है, तो इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, हालांकि क्योंकि वेट इसका भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखिएगा जो वेट है वो है SBI का, SBI, तो SBI का भी जो पी रेशो वो कम है, लेकिन प्रॉब्लम वही है गवर्नमेंट के बैंक से लोन जो है सभी इन्हीं के थ्रू रूट होता है। तो देखिएगा मैंने आपको रीजंस बताए कि किस तरीके से जो है इंडिया के बैंक अभी भी गिरावट के बाद और जिस तरीके की प्रॉब्लम हमें लग रही है उसके हिसाब से भी जो वर्ल्ड के बेस्ट बैंक्स हैं या वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पी रेशो से भी ज़्यादा रेशो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि उनसे भी ज़्यादा वैल्यूएशंस पे या उनके बराबर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए भी जो एक रीज़न बनता है कि यहाँ पर जो है इस सेक्टर के अंदर करेक्शन हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।